अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र बरतानवी अखबार के तहलका खेज इंकशाफात का। फलाही सरगर्मियों के नाम पर जमा की गई करोड़ों की रकम सियासत पर उड़ा दी गई। बरतानिया में खैरात के लिए जमा किए जाने वाले चंदे की भारी रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी बरतानिया में फलाही सरगर्मियों का नाम लेकर चंदा जमा करते रहे और ये रकम पीटीआई को मुंतकिल होती रही। अबराज ग्रुप की ईमेल्स और दस्तावेजात को बुनियाद पर बरतानवी अखबार ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। क्या कहती है ये रिपोर्ट, आपको भी दिखाते हैं। बरतानिया में खैरात के नाम पर पैसा जमा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर उड़ा दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की इंकशाफाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट कहती है बरतानिया में बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी ने खैराती कामों के नाम पर लाखों डॉलर्स फंड जमा किया और ये भारी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल की गई। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 मैचेस और दीगर जराए से हासिल किए गए पैसे तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भिजवाए। आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर रहे। पीटीआई फंडिंग में इस टूर्नामेंट का अहम किरदार था। मेहमानों से 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान फंड्स की दरखास्त की गई। शुरका को इस फंड रेजिंग का मकसद फलाही सरगर्मियां बताया गया। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात के जायजे से ये तफसीलात सामने आए। वुडन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। वुडन क्रिकेट के अकाउंट से ये रकम बराह रास्त पीटीआई के अकाउंट मुंतकिल हुई। बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की तफसीलात अखबार के पास मौजूद हैं। अखबार ने यह दावा भी किया है कि अप्रैल 2013 में शेख नहियान मुबारक ने वुडन क्रिकेट के अकाउंट में 20 लाख डॉलर मुंतकिल किए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से पैसे लेने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि वोटन क्रिकेट से आने वाला पैसा बैंक अकाउंट में मुंतकिल हुआ। इलेक्शन कमीशन में भी ये अकाउंट डिक्लेयर्ड है। कल से एक इन्होंने नई कहानी शुरू की है जी। अबराज आरिफ नकवी 2012-13 में आरिफ नकवी के ऊपर बैरून मुल्क किसी किस्म की ना तहकीकात चल रही थी, ना कोई उनके खिलाफ कोई रेफरेंस था। आरिफ नकवी जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है। वेंचर कैपिटल का उनका काम था, इक्विटी का। एक कामयाब बिजनेसमैन बैरून मुल्क जाकर बने। वो पैसा जो वुडन क्रिकेट क्लब से आया है वो तो पीटीआई के यूपीएल के बैंक अकाउंट में आया है, वो डिक्लेयर्ड है। पैसा बैंकिंग चैनल से आया, डिक्लेयर्ड है, इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में मौजूद है। उसमें कोई चीज छुपाने वाली नहीं थी। वो बैरून मुल्क क्रिकेट मैच हुआ इंग्लैंड के अंदर, एक दुबई के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजर हुआ। वो पैसा आरिफ नकवी ने वहां पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके अपने वुडन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के यूपीएल के बैंक अकाउंट में आया और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन में भी, और वो पैसा भी डिक्लेयर्ड है। और कहाँ खर्च हुआ उसका ऑडिट का एक हिसाब मौजूद है। वहाँ से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है। और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है कि वुडन क्रिकेट क्लब से उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लेजिटिमेट जराए से जमा किया है। तो उसके ऊपर इनका एतराज नहीं बनता। जबकि लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस रोकने के लिए हर जतन किया, लेकिन 8 साल तक कोई रिकॉर्ड न दिया। अमरीका में कम से कम 2 फॉरेन एजेंट कंपनीज के चेयरमैन तो खुद इमरान खान हैं। इमरान खान ने इलेक्शन और फॉरेन फंडिंग का हर कानून तोड़ा। गालम गलोच इलेक्शन कमीशन पर रिपोर्ट शाया न करने के लिए दबाव डालने का हथकंडा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने का मुतालबा किया। किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है। हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वूटान से 2.2 मिलियन डॉलर जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है।
عمران خان حملہ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر، اس الیکشن کمیشن پر جو اسی کی حکومت کے اندر بنا تھا۔ حملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ فارن فنڈنگ کے حقائق کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس ملک کا ہر الیکشن کا قانون اس نے توڑا ہے، ہر فنڈنگ کا قانون توڑا ہے۔ عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ میں گالیاں نکال کر ذاتی حملے کر کے الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالوں کہ میرے خلاف رپورٹ شائع نہ ہو۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن نے عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وفاق چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر سکتا ہے۔ عمران خان جرأت دکھائیں، برطانیہ جا کر فائنینشیل ٹائمز پر کیس کریں۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے بعد عمران خان کے چہرے پہ جو جعلی شرافت کا نقاب تھا وہ بہت بری طریقے سے اتر چکا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ عمران خان ملک کا سب سے بڑے میں بڑا ڈاکو ہے۔ اس میں منی ٹریل تک دی گئی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر چاہے تو آج بھی عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ فارن فنڈنگ کی جتنی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں، فوری طور پر عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ عمران نیازی فوری طور پر اگر اخلاق کی جرت ہے تو فائنینشیل ٹائم کی اس خبر کے خلاف برطانیہ میں جا کے کیس داخل کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جسے فارن فنڈنگ کہا جا رہا ہے وہ فارن فنڈنگ ہے ہی نہیں۔ سما نے چودھری شجاعت سے متعلق سوال کیا تو شاہ محمود قریشی جواب دیے بغیر چلے گئے۔ یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے بھائی جان، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ کی جو اصطلاح استعمال کر رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا، شاہ صاحب آپ دیرک سیاستدان، ایک سوال کا جواب چودھری شجاعت کے سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے خبردار کیا ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آیا تو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیں گے۔ وہ PDM کے اہم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ مریم کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بھارتی اور اسرائیلی شہریوں سے ممنوعہ فنڈنگ لی۔ الیکشن کمیشن میں سوال ہوا تو جھوٹے سرٹیفکیٹ جمع کرائے۔ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عوام کے سامنے رکھے۔ ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں، وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے۔ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہوئے ہیں فارن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہوئے، کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے؟ $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی، 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی، جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں۔ ECP سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا، جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا، ملازموں کے نام پر ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے، غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے۔ وہ جو ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے وہ پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے۔ یہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے۔ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ECP کے سامنے دھرنا دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے 3.5 ماہ قبل دیے گئے استعفوں کی منظوری کا عمل شروع ہو گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پہلے مرحلے میں علی محمد خان، فاروق حبیب اور شیریں مزاری سمیت 11 ارکان کے استعفے منظور کیے۔ نشستیں خالی ہونے کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے اور الیکشن کمیشن کو بھی مطلع کر دیا گیا۔ PTI چیئرمین عمران خان سمیت درجنوں پارٹی رہنما بدستور رکن اسمبلی ہیں۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ PTI کے ارکان قومی اسمبلی کے 11 اپریل 2022 کو جمع کروائے گئے استعفوں میں سے 11 پہلے مرحلے میں منظور۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کی 11 نشستیں 11 اپریل سے ہی خالی قرار دے دیں۔ نوٹیفیکیشن جاری، ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کر دیے گئے۔ PTI کے جن ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ان میں علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان، فاروق حبیب اور اعجاز احمد شاہ شامل۔ جمیل احمد خان، محمد اکرم چیمہ، عبدالشکور شاد، شیریں مزاری اور شاندانہ گلزار 11 اپریل سے رکن قومی اسمبلی نہیں۔ اسمبلی رکنیت سے 9-2-11 ہونے والے ارکان میں 9 منتخب اور مخصوص نشستوں کی 2 خواتین شامل ہیں۔ ان سب میں خیبر پختونخوا کے 4 منتخب، سندھ کے 3 اور پنجاب کے 2 منتخب ارکان کے استعفے منظور کیے گئے، جبکہ مخصوص نشست پر ایک خاتون رکن کا تعلق پنجاب اور دوسری کا خیبر پختونخوا سے ہے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि इस्तीफे ना दें, रुजू कर लें। ताहम अगर तहरीक इंसाफ को सड़कों और गालम गलोच की सियासत करना है तो ये उनका अपना फैसला है। समा से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि अगर मुस्ताफी होने के लिए इंतखाबात लड़ना है तो फिर तहरीक इंसाफ को वोट कौन देगा। ने तो उन्हें शुरू में ही कहा था कि वो जल्दबाजी में इस्तीफे दे गए हैं और उनको रजू करना चाहिए था अपने फैसले से, लेकिन अगर उन्होंने रजू नहीं किया तो ये उनका एक अपना फैसला है कि वो अपनी जंग सड़कों पे गलियों पे अगर लड़ना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो ये उनकी अपनी तर्ज सियासत है। और अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 10-15 साल से इमरान खान सिर्फ धरनों की और चोर डाकू की, पगड़ियाँ उछालने की, गालम गलोच की सियासत कर रहे हैं। 4 साल वो मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं और उसके बाद उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि 4 साल में उन्होंने क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अपने 11 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी को बिला जवाज़ और गैर कानूनी करार दे दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं कि ये इस्तीफ़े तो पहले ही मंजूर कर चुका हूँ। फवाद चौधरी के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ के पास टुकड़ों में इस्तीफ़ों की मंजूरी का कोई इख्तियार नहीं है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। पीटीआई अरकान असम्बली की जानिब से 11 अप्रैल को दिए गए 130 इस्तीफों में से 11 की 28 जुलाई को मंजूरी, तहरीक इंसाफ को नामंजूर। फवाद चौधरी ने स्पीकर असम्बली राजा परवेज अशरफ के इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया। जब एक दफा इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं तो उसके बाद जो दोबारा स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि वो टुकड़ियों में उसको दोबारा इस्तीफे कबूल करे या ना करे। इलेक्शन कमीशन को 130 के 130 लोगों का नोटिफिकेशन करना चाहिए और अगर हुकूमत में जरूरत है तो पूरे सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवा। इस्तीफों के मामले पर शहजाद वसीम की ज़ेर सदारत पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ। शहजाद वसीम का कहना था कि हमने अपनी हिकमत अमली तय कर ली जो जल्द नजर आएगी। मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। हम तो समझते हैं कि हमारे तो इस्तीफे एक्सेप्ट हो चुके हैं, अब ये सिर्फ इक़्तिदार के साथ चिपकने रहने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। यहाँ पर मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएं ताकि ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना था कि तमाम अरकान ने इकट्ठे इस्तीफे दिए थे और इकट्ठे ही जमा हुए, इसलिए इस्तीफों में तफरीक मुमकिन नहीं। इस्तीफों की मंजूरी कभी भी पोल में नहीं हो सकती। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब आज शाम 4 बजे होगा। हुकूमती इत्तेहाद ने सब्तैन खान और हिज़्ब इख्तलाफ के इत्तेहाद ने सैफुल मलूक खोखर को अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया है। असम्बली में अरकान के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बताइएगा, क्या तमाम अरकान पहुँच गए हैं या अभी भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मौसम भी खुशगवार है और जो हुकूमती अरकान है वो ज्यादातर पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। ताहम अभी तक जो अपोजिशन के अरकान हैं वो इतनी बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू नहीं हुए। इससे कबल जो है हमने ये देखा था कि उस्मान बुज़दार, सब्तैन खान, मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल समेत जो है वो दीगर रहनुमा यहाँ पर पहुंचे। उसके अलावा पीटीआई के सीनियर रहनुमा जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी शामिल हैं, वो भी पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। और जराये के मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो है वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी का जो है वो इजलास भी होगा और इजलास में वोटिंग के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। जी ठीक है, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि हमारी अक्सरियत है इसलिए हम पुरुमीद हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोग इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हैं, हमारे वोट इमरान खान की अमानत हैं, अगर हम जमहूरी रवैया रखेंगे तो ऐवान ठीक चलेगा। ताला के फजलो करम से कि हमारी मेजॉरिटी है। अब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह जो लोग खान के नज़रिए पे खड़े हैं तो ये वोट जो मेरा वोट भी है ये इमरान खान की अमानत है और इंशाल्लाह इसमें खयानत नहीं। अगर हम लोग अपने जमहूरी रवैये रखेंगे तो ये हाउस ठीक होगा और हम ऊपर से जमहूरियत खेलें और अंदर हमारे दिलों में डिक्टेटरशिप हो तो फिर वो कैसे चलेगा। लिहाजा हमें जमहूरियत पे यकीन रखना चाहिए।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली इंतखाब में अपसेट होगा, सिब्तैन खान इंतखाब हार जाएंगे। राना सना के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का स्पीकर मुंतखब होते ही परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। सुबह स्पीकर का इलेक्शन है पंजाब में और कल रोज़े इम्तहान आपके लिए भी है और चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी है। अपसेट हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। आपका ख्याल है कि वो सिब्तैन साहब स्पीकर का इलेक्शन कल हार जाएंगे, तो आपकी तरफ से कौन उम्मीदवार है वहाँ पे? वहाँ पे सैफुल मलूक होकर आपका बंदा जीत जाएगा। हमारा बंदा जीत जाएगा। तो आपका बंदा अगर स्पीकर कल बन गया लाहौर में, तो फिर परसों चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ आप अदम इत्मीनाद की दरखास्त करेंगे या उनको कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? हम उनको कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस घर जाएंगे। तो ये क्राइसिस, इसका मतलब है अभी टला नहीं है। ये क्राइसिस टल सकता ही नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Irresponsible and untenable assertions stand fully exposed. It cannot mislead the world. Pakistan remains deeply concerned over the deteriorating health of Hurriyat leader Mohammad Yassin Malik. He continues to suffer for his legitimate political resistance to India's illegal occupation of IIOJK. We reject this judicial persecution and demand his immediate release. The inhuman incarceration of Yassin Malik, his sham trials under fabricated cases, and the fallacious conviction and malfeasant attempts at tarnishing the legitimate struggle of the Kashmiris for the right to self-determination only further confirm India's known credentials as a serial violator of human rights and usurper of fundamental freedoms of the Kashmiri people. Pakistan calls upon the Indian government to refrain from victimizing the true representatives of the Kashmiri people by way of inhuman and illegal detentions and through sham trials in baseless and fictitious claims and cases. Pakistan once again urges the international community to take cognizance of India's inhuman and illegal detention and treatment of Yassin Malik and other political leaders, and to ensure that the Kashmiri people can exercise their right to self-determination as promised to them by the UN and the international community. More than 1.5 billion people of this region deserve to see the dawn of peace and prosperity, something that has been held hostage to India's hostile agenda, hegemonistic designs, and systematic violations of human rights. As we prepare to solemnly commemorate Yawm-e-Istisal on 5th August, marking 3 years of India's unilateral and illegal actions and unabated human rights violations in IIOJK, we salute the indomitable spirit of people of IIOJK. We honor their immense sacrifices, and we reaffirm our resolve to stand shoulder to shoulder with our Kashmiri brothers and sisters and extend unrelenting all possible support until तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक की तबीयत जो है वो संभल नहीं रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात की बजाय नए इंतखाबात पर मामला तय पा गए हैं। रवां साल अक्टूबर में इंतखाबात की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। शेख रशीद ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि करंटीना वाले भी इंतखाबात मान गए हैं, सिर्फ अब्दुल रहमान रह गए हैं। $250 का और बिजली और LPG में 10 रुपए का इजाफा मार्केटें बंद करा देगा। शेख रशीद के मुताबिक इत्तेहादियों की सियासी साख राग बन गई है, ना ये अवाम में जाने के काबिल है और ना ही फरार होने के और ना बाहर से बुलाने के काबिल। अब खल्क़े खुदा फैसला करेगी। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान फाशिस्ट एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर ने कहा कि इमरान खान की 4 साल की खराबी 3 माह में ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इमरान खान का जो रवैया है, हम देर भर से कहते हैं वो फाशिस्ट है, उसको कोई एजेंडे पे काम कर रहा है। जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है,
उसने जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की हुई है पॉलिटिकल, उसने की हुई है और डेलिब्रेटली की हुई है, ये उसका किया धरा है, उसने सारा कुछ किया है, उसका असरात अब हम ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 2-3 महीने में आप देखेंगे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ उसने ख़राब कर दी है। आप क्या समझते हैं 3.25 साल का असर 3 महीनों में ख़त्म कर दें? हम तो उसमें फंसे हुए हैं, अगर हम छोड़ दें तो सुबह पाकिस्तान गड़बड़ हो जाएगी। दोहरी शरीयत का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली की नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, मजीद बताइएगा इस बारे। देखिए, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 नुकड़ी बेंच है जिसमें जस्टिस सजादुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। 2 अगस्त को ये समाअत करेगा। रोशन अली बुरेरो जो सिंध के शहरी हैं, उनकी जानिब से दोहरी शरीयत पर मुराद अली शाह की नाअहली की इस्तदा की गई थी और गुज़श्ता समाअतों पर अदालत ने मुराद अली शाह को नोटिस जारी करके उनसे जवाब भी तलब कर रखा था। अब दोबारा से इस केस को तवील अरसे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और मुराद अली शाह समेत तमाम जो फरीक़ैन हैं उनको अदालत ने समाअत के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन, अपडेट कर रहे थे। IMF पैकेज की रकम जल्द जारी करने का मामला है। आर्मी चीफ ने बाइडेन इंतजामिया से राब्ता किया है। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर असर रसूख इस्तेमाल करने की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीका IMF पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की फराहमी के लिए फौरी दबाव डाले। बात करते हैं इसी पर। खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? क्या इम्कान है? IMF की चाबी तो अमेरिका के पास है, तो क्या बाइडेन इंतजामिया इस मुश्किल में पाकिस्तान के काम आएगी? जी, आपने बिल्कुल निशानदेही सही तौर पे की है कि अमेरिका जो है वो खासा असर है उसका IMF पे, बल्कि कहा यह जाता है कि इनडायरेक्टली जो IMF है उसको गवर्न ही अमेरिका करता है, उसी की पॉलिसी चलती है और अगर वो बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं कहता तो कम अज़ कम इशारे उसी के चलते हैं। तो इस मौके पे अगर आर्मी चीफ की ये जो रिक्वेस्ट है एक्सीड किया जाता है, इसको राय दी जाती है, तो डेफिनेटली IMF का मामला जो है वो थोड़ा सा तेजी से हो सकता है, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी चल रही है कि जिसमें दिन ब दिन संजीदगी बढ़ती जा रही है और इस बात की जरूरत है कि जो IMF वाला मामला है उसको मजीद लिंगर ऑन न किया जाए। वो उससे पहले खासा लटक चुका है। साबका हुकूमत के दौर में चूँकि बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे और या फिर उनको ये महसूस हो रहा था कि उनके लिए सियासी मैदान में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं ताकि अपने काफ़ी कामयाब होने के चांसेस हो, तो उन्होंने जो उस पर अमल दरामद वाले मामलात हैं उनको फ्रीज कर दिया था, मौखर कर दिया था। उसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तान का वक्त आया हुआ और पाकिस्तान को इस वक्त IMF के साथ मुआहदे की और उसके पैसे की आने की जरूरत मिली है कि उसकी रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से दूसरी मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ पे और मुख्तलिफ ममालिक जो है वहाँ से पाकिस्तान को जो मदद मिल सकती है उसका इल्ज़ाम इस बात में होता है कि आप एक तरह से हमारी साख को वेरीफाई कर देता है IMF का पैकेज। और इसी तरह से हमने अगर कोई बॉन्ड अगर लॉन्च करते हो तो उसके लिए भी अगर IMF के प्रोग्राम में आप फंसे हैं तो आपकी साख बेहतर समझी जाती है, आपका वो बॉन्ड जो है वो मार्केट में आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आर्मी चीफ ने कोशिश की और ये पहला मौका नहीं है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जब पहली मरतबा जब बरसे इक़्तिदार आए थे और सऊदी अरेबिया का उन्होंने दौरा किया तो उनका वो दौरा एक लिहाज से नाकाम रहा, लेकिन बाद में फिर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन जो है उसके नतीजे में हमें एक बहुत शानदार पैकेज वहाँ से मिला जिसमें डेफर्ड पेमेंट पे फेल भी मिला था और वो नकद रकम जो है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहाल रखने के लिए अमेरिका ने हमें दी थी $3,000 की और जो कि रिवाइजेबल थी, मुख्तलिफ औकात में उसको तब्दील उससे रिवील हो सकता था। तो ये सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आला तरीन अस्करी क़यादत है उसकी जानिब से ये जो कोशिशें हैं उनमें यकीनी तौर पर उसकी पजीराई होगी और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है और उसके खास तौर पर उसके सरबराह जो है उनको क्या अहमियत दी जाती है इसका अंदाजा इस बात से आपको हो जाना चाहिए कि इससे पहले जब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथ आर्मी चीफ अपने एक वफद के साथ वहाँ अमेरिका गए हुए थे एट ए टाइम,
तो 21 तोपों की सलामी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी गई थी। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो हमारी असली क़यादत को बहुत वेट देता है, और अगर इन हालात में उनका असर रसूख इस्तेमाल हो के पाकिस्तान की मदद हो सकती है, पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी इसमें तोफान नहीं बरतना चाहिए था। इसी तौर पर उन्होंने ठीक टाइम पर ये किया, और हमें किसी और को भी इस हवाले से कोई तनकीदी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की मईशत के हवाले से एक वफीद इक़दाम है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि अभी ये बात सामने आई है कि ये कोई पहला मौका नहीं है अफवाज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हर पल खड़ी होती है, और सऊदीया में भी जब इमरान खान की हुकूमत आई थी वो वहाँ पर गए थे, दौरा इतना कोई मुस्बत नहीं था, तब भी आर्मी चीफ ने किरदार अदा किया था, और अब भी आर्मी चीफ ने ही किरदार अदा किया है। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनकी जानिब से ये जो टेलीफोन किया गया है इसके बाद कहीं पर कोई ताउन हो सकेगा, रकम जल्दी मौसूल हो सकेगी, पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे? जी देखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि जी आर्मी चीफ जो है वो इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी हैं, जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है। तो अब हम जब बात ये करते हैं कि जो सिक्योरिटी है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, और उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो भी पूरी की पूरी फोकस इकोनॉमी पे करती है। तो जब इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो जाहिर है जो सिक्योरिटी का कंप्रीहेंसिव जो डेफिनेशन है वो अफेक्ट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो उनका आर्मी चीफ का बात करना एक बड़ी खुशआइन बात है, क्योंकि जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो क्राइसिस हैं कंट्री के अंदर, और जैसे हमारे आप देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ जो डॉलर की का जो रेशो रुपी पैरिटी बढ़ रही है, और जो फिर हमारा जो एक इकोनॉमिक क्रंच है उसकी वजह से जाहिर है सारा स्टैंड स्टिल पे है। और इस स्टैंड स्टिल को आई थिंक अगर किसी भी तरीके से एड्रेस करने के लिए अगर कोई भी अगर कुछ जो है वो तरीका किया जाता है जिस तरह से एक आर्मी चीफ की एफर्ट है, तो आई थिंक ये बहुत खुशाइन बात है और इज रियली अप्रिशिएबल, और ये भी नेशनल सिक्योरिटी के जो ओवरऑल कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है ये उसके अंदर आता है। आबिद लतीफ़ साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये खुशाइंद है। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खुर्रम शहजाद साहब, अगर मुस्बत नताइज आ जाते हैं इस राबते के, फौरी पैकेज रिलीज़ हो जाता है, तो क्या समझते हैं आपके डॉलर की जो ऊंची उड़ान है थम सकेगी? पाकिस्तानी मईशत को कुछ संभाला होगा क्या? जी एब्सोल्युटली। देखें, इस वक्त हमें इनफ्लो की अशद ज़रूरत है, डॉलर इनफ्लो की, और उसमें एक बड़ी जो हर्डल रही है वो IMF के साथ प्रोग्राम का जो है ऑनबोर्ड ना होना है, और अब वो हो चुका है, और स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट तो साइन हुए भी हमें मेरे में 2-2.5 हफ्ते हो चुके हैं। तो देखें, एग्रीमेंट साइन हो चुका है और अब बोर्ड मीटिंग IMF की बहुत दूर है, यानी कि अगस्त एंड में। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है किसी चीज़ का इंतजार करें, चाहे वो सिविलियन हों चाहे हमारी फोर्सेस हों, हम सब मिल के जो है वो मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी कंबाइन होनी चाहिए डेफिनेटली। बट अगर हमारे वो स्टेक होल्डर्स जिनकी अच्छे रिलेशंस हैं, जिन्होंने US के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी डिफरेंट जो है वो फोर्सेस के एंड पे काम किया है, यानी कि अगर अफगानिस्तान का मसला हो या पाकिस्तान में जो है वो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हो, इन सब पे बड़ी अलाइनमेंट रही है, बड़े अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। तो क्यों ना हम वो रिलेशन इस पर कैपिटलाइज करें, क्योंकि इस वक्त हमें जरूरत है। तो अगर रीच आउट किया जाता है IMF की वजह से US को, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि हमें सबको करना चाहिए। इनफैक्ट सारी जितनी हमारी जो टॉप है सबको करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि US जो है उसके पास सिग्निफिकेंट शेयर है IMF का, यानी कि IMF का इंफ्लुएंस है उसके पास। तो क्यों ना हम ये रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर भी है, यूरोपियन यूनियन भी हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन खुर्रम शहजाद साहब, ये भी बता दीजिए कि IMF का पैकेज मिलने के बाद हमें किन ममालिक और किन इदारों से फाइनेंसिंग हासिल हो सकेगी? देखिए, मैं वो थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हमें जो है ना, जो हमारे गैप है इस वक्त फाइनेंसिंग का, वो $3 से $4 बिलियन का रफली, $5 बिलियन का रफली है, जिसमें $1 अरब की हमारी जो बॉन्ड की पेमेंट है वो 2022 दिसंबर में हमें ड्यू हो रही है, यानी कि दिसंबर में हमें $1 अरब देना है। उससे पहले हमें कुछ बहुत ज्यादा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल
ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر ایڈیشنل آتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑی سپورٹ ملے گی, ہماری کرنسی جو ہے بہتر ہو سکتی ہے, مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاس 3 اور آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو مڈل ایسٹرن کنٹریز فرینڈلی کنٹریز جس میں سعودی عربیہ ہے, جس میں UAE ہے, جس میں بحرین ہے, جس میں قطر ہے, ان سب سے ہمارے بڑے اچھے ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں, انویسٹمنٹ کے ریلیشنز ہیں, اور ہم ان سب سے بہت زیادہ انرجی امپورٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان کے پاس بھی, ویسے تو گورنمنٹ نے ریچ آؤٹ کیا ہے ان کو بھی, لیکن اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ دیکھیں IMF آن بورڈ آ چکا ہے اب, تو آپ بھی اپنے انفلوز جو ہے جو بھی ہمارے ساتھ اگر ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل لینا ہے تو اس کی جلدی ہم سے جو ہے وہ بات کر لیں. ہمیں کچھ انفلوز آپ نے اور دینے تو پلیز جلدی کر لیں, اور چائنا کے ساتھ بھی ریچ آؤٹ کریں. سارے اچھے فرینڈلی کنٹریز کو ریچ آؤٹ کریں, اپنے میکسیمم ریلیشنز کو اس وقت جو ہے وہ کیپٹلائز کریں. تو میرے خیال میں انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے میں ہمارے پاس اچھا خاصا انفلو جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور ہم دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں, اور پھر الیکشنز اور ہمارے جو ایک روٹین ورک جو ہے وہ سارا ہو سکتا ہے, اور ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم سکتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آئل کی پرائسز نیچے آئی ہیں, فوڈ کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے آئی ہیں, بٹ ڈالر کیونکہ بڑھ گیا ہے اس نے آف سیٹ کر دیا یہ بینیفٹ. لیکن ہم ابھی ہاتھ پیر ماریں اور جا کے ہم اچھی کوئی ڈیل کر لیں, کوئی اچھی جو ہے بات کر لیں, تو میرے خیال میں ہمیں مدد مل سکتی ہے اور ٹائم بھی مل سکتی ہے. بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. خرم شہزاد صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں, خالد عظیم صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں. خالد عظیم صاحب, جس طرح سے خرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں جو ہمارے پاسبل ریچ آؤٹ ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا, اپنی پالیسیز کے اندر چینج لے کر آنا ہوگا, لیکن جب ملک کے اندر کوئی گورنمنٹ ہی اسٹیبل نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ دیکھیے, یہ تو ہمیشہ کا فنامنا ہے کہ جب تک آپ انٹرنلی اپنے آپ کو مستحکم نہیں کرتے اور اس میں دونوں آپ کا دفاع بھی جو ہے وہ اسٹیک پہ رہتا ہے, آپ کی معیشت بھی اسٹیک پہ رہتی ہے. اور اسی لیے جو بار بار زور دیا جاتا ہے اس بات میں کم از کم ملک کے اندر اس انداز کی اسٹیبلٹی ہو, اختلاف اپنی جگہ پہ چلتا رہے لیکن کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو جس میں مجموعی طور پہ ملک کے عدم استحکام کا یا یہاں پہ سیاسی نظام کے عدم استحکام کا تاثر ملتا رہے. اس سے یقینی بات ہے کہ ریچ آؤٹ ممالک جو ہیں وہ آپ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں, اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کا کوئی ایسا اسٹیبل سلسلہ ہو, وہ اسموتھ کوئی چل رہا ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ آپ سے بات کریں گے, رجوع کریں گے. تجارت میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ تجارت کے حوالے سے جو معاہدے کیے جائیں گے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اسموتھلی عمل درآمد ہو سکے گا. اور یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کی اس وقت یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ ابھی فی الحال قرض پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. IMF کا پروگرام بناتے ہوئے قرض کی صورت ہے, اس کے علاوہ بیلنس آف پیمنٹ کے جو نام پہ ہم جو دوست ممالک جو ہیں ان کی تمام ملتی ہے, ابھی ایک قرض ہے. اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اگر آپ کو وہ تیل ملتا ہے تو وہ بھی ایک قرض ہے جس کی آپ نے آگے کرنی ہے. قرض میں فی الحال یہ معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہوتی کہ آپ کی شہرت جو ہے وہ ایک شرارتی بچے کی نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں آئی کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی, یا آپ کے حوالے سے بدعہدی کا تاثر جو ہے وہ نہ ابھر رہا ہو. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات ہوں. اور یہ دیکھیں ایک بات اور ہے, اگرچہ یہ تلخ چیز ہے لیکن اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ بطور ادارہ جو ہے وہ آپ کی فوج کی ساٹھ ہے, اسی وجہ سے اس کا سربراہ جو ہے اس کی بات اگر کوئی اس قسم کی ہوتی ہے تو وہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جاتا. لیکن جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کو یہ فیسلٹی وہ انجوائے نہیں کرتے ہیں, وہ یہ پریولیج انجوائے نہیں کرتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ اپنے وقار کو اس حد تک بلند کریں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور یہ عابد لطیف صاحب درست فرما رہے تھے کہ وہ اکنامک کونسل کے ممبر ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, لیکن عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو ہماری آرمی کا یہ کام نہیں ہے. لیکن ملکی حالات کے نتیجے میں وہ ان کو اکنامک کونسل کا حصہ بھی بننا پڑا, اور اکنامک معاملات میں ہیں ان کے اوپر ان کی دخل اندازی کرنے یا ان کا جو رول ہے وہ ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایک خوشائند اقدام ہے. تمام پینلسٹ کا یہی کہنا ہے. خالد عظیم صاحب, عابد لطیف صاحب اور خرم شہزاد صاحب, گفتگو کرنے کے لیے آپ کا شکریہ.